अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। दिल्ली वो शहर है जिस पर सबकी नजर है, और दिल्ली वालों की जिस पर नजर है वो आज मेरी मेहमान है। राजनीति में पुरानी है, दिल्ली वालों से इनकी पक्की पहचान है। प्लीज वेलकम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और आपकी अदालत में आज हमारी जज हैं जानी मानी पत्रकार, जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं। प्लीज वेलकम ऋचा अनिरुद्ध। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, एक नजर डालेंगे रेखा गुप्ता के पॉलिटिकल करियर पर। आजकल दिल्ली में सब कहते हैं आ गई रेखा, सबने देखा। दिल्ली में रेखा गुप्ता का चीफ मिनिस्टर बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। रेखा गुप्ता आरएसएस से जुड़ी, एबीवीपी में एक्टिव रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में पहले सेक्रेटरी और फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने 3 बार निगम पार्षद का चुनाव जीता, लेकिन पहली बार इनके नाम की चर्चा हुई जब रेखा गुप्ता ने मेयर का चुनाव लड़ा, माइक निकालकर हवा में उछाल दिया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में केजरीवाल को जबरदस्त टक्कर दी। रेखा गुप्ता जब पहली बार एमएलए बनी तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी ने 27 साल के बाद दिल्ली विधानसभा में मेजॉरिटी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम एमएलए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर सबको हैरान कर दिया। जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं, वो सड़कों पर, गलियों में दौड़ती दिखाई देती हैं। रेखा गुप्ता ने यमुना को साफ करने का प्रण लिया है। रेखा गुप्ता पक्की दिल्ली वाली है, किफायत में यकीन रखती हैं। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि वो आराम से नहीं बैठेंगी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणा कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघटनों में रह के काम किया। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर। आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आरोप है कि ये दिल्ली पर थोपी गई सीएम हैं। रेखा जी, जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो आपको तो प्रोजेक्ट नहीं किया था मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, इसलिए आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि दिल्ली के लोगों ने इनको नहीं चुना, इन्हें दिल्ली पर थोप दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए रजत जी, दो बातें कहना चाहूंगी। एक तो देश के 140 करोड़ लोगों के गार्जियन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है कि दिल्ली के लिए कौन सही है कौन गलत है। यदि उन्होंने मुझे चुन के मौका दिया तो ये दिल्ली के लिए वो जो बेहतर से बेहतर कर सकते थे वही निर्णय लिया होगा।
और दूसरा कि मेरे रूप में देश की आधी आबादी को सम्मान देना, एक महिला को मुख्यमंत्री के रूप में देश की राजधानी दिल्ली में मौका देना, और वो भी पूरी ताकत के साथ, तो वो शायद ये सोचते होंगे कि ये भारतीय नारी है, ये अपना हुनर जानती है, जिस ओर से निकल जाएगी अपना रास्ता बना ही लेगी। लेकिन लोगों में भी उत्सुकता है जानने की। जिस समय ये फैसला होने वाला था, मीडिया में बहुत सारे नाम चल रहे थे। कभी कह रहे थे कि स्मृति ईरानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी, प्रवेश वर्मा के बच्चे टीवी पर बैठकर कह रहे थे पापा चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो फिर रेखा गुप्ता कैसे बन गई? मैं तो यही कह सकती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जो ग्रास रूट लेवल के भी किसी व्यक्ति को, एक साधारण पृष्ठभूमि से आए हुए किसी नेता को, अपने बहुत ही ट्रेंड किए हुए कार्यकर्ता को भी ऐसा मौका देकर के उस पर विश्वास कर सके कि वो राज्य की बागडोर और जनता के हित में कार्य कर पाएगा। तो मैं पूरा क्रेडिट जो है शीर्ष नेतृत्व को और पार्टी को देना चाहूँगी। ऐसे बीजेपी में कहते हैं ना कि जिसके नाम की ज़्यादा चर्चा होती है उसको मौका नहीं मिलता, तो आपने कोशिश की थी कि मेरे नाम की चर्चा ना हो मैंने जाए? बहुत कोशिश की कि मेरे नाम की चर्चा रुक जाए पर आप टीवी वाले लगातार दिखा रहे थे कि महिला बनी तो रेखा गुप्ता बनेगी, तो मुझे कुछ मेरे मित्रों ने कहा भी गलत है, आना नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं रोक भी नहीं सकती, जो हो रहा है ईश्वर की उसमें कृपा रहनी चाहिए। मुझे दिल्ली की सेवा करने का मौका मिलेगा तो पूरी ताकत के साथ करूंगी, और कोई और काम मिलेगा वो भी पूरी शिद्दत के साथ करूंगी। ये भी कहते थे लोग कि बीजेपी में जो पहली लाइन में बैठा होगा उसका नंबर नहीं आएगा, तो आप पीछे बैठी थी कि आगे बैठी? मैं बिल्कुल दूसरी लाइन में बैठी थी, पहली में नहीं बैठी थी। मैं भी तो 30 साल से पार्टी में काम कर रही हूँ, तो मुझे मालूम था कि पहली लाइन का नंबर नहीं आने वाला। आप फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो कभी डर लगा, कभी रात को नींद नहीं आई कि ये क्या जिम्मेदारी मुझे मिली? डर भी लगा, नींद भी रातों की चली गई है। पहले बनने से पहले तो मुझे, जब आप जैसे मेरे किसी गार्जियन से मैं बात करी थी, मैंने बड़ी घबराहट हो रही थी, तो कहे भी क्या हुआ? मैंने कहा भी डर लग रहा है। कह रहे डर क्यों लग रहा है? कोई बात नहीं, जो होगा ठीक होगा। मैं कहा नहीं वो बात नहीं है। कि फिर कि भाई मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ नहीं बनी, विधायक के नाते काम करूँगी तो ठीक रहेगा, मंत्री बना के भी पार्टी ने दे दिया काम तो भी बेहतर है, पर अगर मुख्यमंत्री बन गई तो कैसे करूँगी भाई? तो वो भय पहले कुछ दिन रहा। उसके बाद ये समझ में आया कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका नेतृत्व है, आपके साथी हैं, आपके विधायक है, आपका मंत्रिमंडल है और इतना बड़ा प्रशासन है, जो सब लोग मिलकर के, केवल आपकी नीति और नियत, दो चीज़ें साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद तो ये कारवां है, जब मिल करके चलेंगे तो दिल्ली के हित में काम करेंगे ही करेंगे। देखिए 27 साल भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना पड़ा, दिल्ली में अपनी सरकार बने, ये टीस होती थी, 7 एमपी जीत जाते थे लेकिन दिल्ली हार जाते थे। अब ये और बताइए कि मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी जी को आप कितनी बार मिली थी? मोदी जी को मैं सैकड़ों बार मिली, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, पार्षद के रूप में, संगठन की दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में। मैं मोदी जी को पूरा जानती थी, पर मोदी जी मुझे कितना जानते थे ये मुझे नहीं पता था। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तो हरियाणा वाली हैं, और वो ये कहते हैं कि हरियाणा में जो गंगाराम काशीराम आड़त वाले थे उनकी पोती है, तो इसका दिल्ली से क्या मतलब? अच्छा ये बताइए, दिल्ली का अपना कौन है? और सब दिल्ली के हैं। दिल्ली तो एक मिनी इंडिया है, भारत की एक ऐसी पिक्चर है जिसमें जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का हर व्यक्ति है, और यहाँ तक कि गुजरात से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक हर राज्य के लोग दिल्ली में अपने हजारों सपने सजो के आए, और वर्षों से 30 साल, 40 साल, 50 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये मिनी इंडिया एक दिल्ली का अपना स्वरूप है। और भाई वो जो मेरे भाई साहब जो मुझसे पहले थे, जो पहले तो दिल्ली के बेटे थे, फिर वो पंजाब के पुत्र हो गए,
और अब वो बिहार के लल्ला होने वाले हैं। मैं तो दिल्ली की बेटी हूँ भाई, तो दिल्ली के लिए मेरा दायित्व है पूरी तरीके से फुल टाइम 24/7 दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते काम करना मेरा दायित्व है और मैं कर रही हूँ। ये तो कहते हैं लोग कि पैर में चक्कर है, दिन भर घूमती हैं। मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली के लोग देश की राजधानी होने के बावजूद भी इतने सालों में इतने ज़्यादा उनकी आशाएं श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई कि आज वो बड़ी बड़ी चीज़ों की उम्मीद नहीं करते। आज उनकी छोटी छोटी इच्छाएं रह गई है। वो कहते हैं मेरे घर के आगे की नाली ठीक होनी चाहिए, मेरा सीवर ओवरफ्लो ना हो, मेरे घर के आगे गड्ढे ना हो। छोटी छोटी इच्छाओं के साथ में दिल्ली ने अपने आप को सिकोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो सत्ता में थे, जो शासन में थे, वो दिल्ली के हित में कुछ कर नहीं रहे थे। तो आज उनकी आशाओं को पंख लगाने के लिए, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं समझती हूँ कि दिल्ली को एक फुल टाइम मुख्यमंत्री मिलना, और वो जो इतने सारा बैकलॉग है, 27 साल से जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, उस काम को करने के लिए मुझे दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो तो एक बॉटल के साथ एक फ्री दे रहे थे। ये बात तो सही कही आपने। पढ़ी लिखी सरकार के पास में इतना ज़बरदस्त विज़न था कि जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ वो उन्होंने किया। वो उन्होंने कहा कि जी हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे और बोतल के साथ बोतल फ्री देंगे। तो जनता खुश थी, इसीलिए 2-2 बार जिताया उन्होंने। तो उसके बाद जनता को समझ में आया कि भाई इससे तो गुजारा नहीं होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको शिक्षा भी चाहिए, आपको हेल्थ भी चाहिए, दिल्ली को तरक्की भी चाहिए। दिल्ली को नशे में डुबोने वाली सरकार उन्हें नहीं चाहिए थी, और इसीलिए जनता ने नाराज़ होकर उनको यहाँ से विदा किया। दिल्ली की जनता आपकी सरकार के बारे में क्या सोचती है? 1-2 सवाल हम पब्लिक में से ले सकते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने आप पे आरोप लगाया है कि जब से आपकी सरकार बनी है, सरकार आप नहीं आपके पति चला रहे हैं। पहली बात तो मैं इस सामाजिक क्षेत्र में पिछले 32-33 साल से काम करती हूँ। 3 बार निगम पार्षद, 3 बार विधायक का चुनाव, 2 बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ। मेरे काम को कोई और करे, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, मेरे साथ में मेरी टीम के रूप में हजारों कार्यकर्ता जुड़ करके काम करते हैं। आज वो पार्टी के लोग भी हैं, आज वो RAA के लोग भी हैं, आज वो परिवार के लोग भी हैं। तो भाई परिवार का सदस्य होना ये तो नहीं कहता कि आप सहयोग नहीं कर सकते। तो जैसे हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे ही मेरे परिवार के सदस्य भी मेरे साथ जुड़े हैं और मिलकर काम करते हैं। रेखा जी, ये सही है कि जिस समय शादी हुई थी उसके बाद में कुछ समय के लिए आप पब्लिक लाइफ छोड़ के घर बैठ गई थी, परिवार की जिम्मेदारी? रजत जी, मैं तो एक ऐसे परिवार से आई हूँ जहाँ पे जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी बनी, तब तक मेरे परिवार में पता नहीं था कि ये क्या होता है। जब प्रेसिडेंट बनने के लिए पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ना है, तो मेरी माँ ने कहा अरे भाई, ये राजनीति बनियों के बच्चों का काम तो बिल्कुल नहीं है, और लड़कियां तो बिल्कुल इसके लिए अलाउड नहीं है। और उसी तरीके से जब शादी हुई तो वहाँ पे भी लगभग ऐसी ही मानसिकता थी कि भाई ठीक है, सीधा साधा जीवन हो, अपने घर गृहस्थी संभालो। तो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ही मैं समझती हूँ कि एक नेतृत्व था कि उन्होंने ऐसी लड़की जो कि अच्छा काम कर सकती थी समाज में जुड़ के, उन्होंने मुझे वहाँ से खोजा, मेरी उंगली पकड़ी, पार्टी में लेके आई, काम दिया, और धीरे धीरे इतना नरिश किया कि वो अंकुरित बीज आज एक वृक्ष की शेप में आ गया और अपनी छाँव से हजारों लोगों की मदद रोजाना कर पा रहा है। अब मैंने सुना है कि आप देश में जहाँ भी जाती हैं वहाँ महिलाएं ज़रूर आपके पास आती हैं और उनको लगता है कि हाँ, इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। देश की आधी आबादी, आप ये देखिए बहनें बैठी हैं, आज उन सबको जरूर ऐसा लगता होगा कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री नहीं बनी, उन्हें लगता है कि हम मुख्यमंत्री बने। और उनका इतना प्यार मुझसे है कि मैं जहाँ जाती हूँ, आप और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखो, कोई 2 फीट दूर नज़र नहीं आएगा, पर जहाँ मैं जाती हूँ मेरी ये बहनें मुझे घेर लेती हैं, मेरा हाथ पकड़ती हैं, मुझे गले से लगाती हैं और इतना आशीर्वाद देती हैं। उनको लगता है कि जो जीवन में
हम नहीं कर पाए, आज हमारी एक बहन को मौका मिला है, तो आप करिए, हम आपके साथ हैं। एक सवाल और ले सकते हैं बहन? वर्तमान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है और आप उनसे क्यों प्रभावित हैं? मुझे मेरे पसंदीदा मुख्यमंत्री योगी जी हैं। और क्योंकि वो आप सबको भी पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद है। एक ऐसा मौका है जिस पर हम एक ब्रेक के लिए रुक सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। दे आर सच्चे गुड एक्टर, उनकी एक्टिंग का जवाब नहीं। वो केजरीवाल साहब 2 नंबर फालतू शर्ट का पहन के आना, 42 आता है तो 44 पहन लेना, फिर छोटे वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर इल्जाम है कि सीएम के तौर पर इनके दोहरे मापदंड हैं। रेखा जी, कहा जाता है ना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। आपके बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल पीछे पड़े। वो कहते हैं आप उनके शीश महल की बहुत बातें करती थी, लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ा राजमहल तैयार हो रहा है। वो व्यक्ति जो रामलीला ग्राउंड के आंदोलन से निकला, मैं कुर्सी नहीं लूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, और उसके बाद में वो 80 करोड़ जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे से अपने लिए, पर्सनल अपने यूज़ के लिए एक घर बनवाते हैं, और जहाँ पे करोड़ों रुपए के पर्दे होते हैं, करोड़ों रुपए का आपका बाकी सामान होता है, आउट ऑफ वे जाके आप करते हैं, और जनता जब उन पे प्रश्न करती है, एक ऐसा घर जिसकी कभी गेट के दरवाजे किसी के लिए खुले ना हो, कोई एक जन अंदर नहीं जा पाता था, वो उनके पर्सनल यूज़ की चीज़ थी। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते जो कुछ भी मेरे पास सुविधा है वो दिल्ली की जनता की है। आज यदि मुझे 4 महीने मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो मैं अपने घर से, मेरे पास यदि जगह नहीं है तो मैं अपनी गली में टेबल चेयर लगा के बैठती हूँ, और हजारों लोग रोजाना वहीं से मैं उनकी जन सुनवाई करती हूँ। तो आज तक मुझे सरकार की ओर से कोई सरकारी आवास नहीं मिला है, पर यदि आज जो आवास मुझे दिया जा रहा है वो भी आज तक के इतिहास में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने लिया हो, कि एक जगह जहाँ पे एलजी के 4th ग्रेड का एम्प्लॉई बैठता हो पूरी की पूरी दिल्ली में, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के नाम पे कुछ था नहीं। मेरे लिए बड़ा आसान था कि वो मुख्यमंत्री आवास था, मैं जाती और वहाँ रहती, परंतु मैंने मना किया कि नहीं, इस शीश महल में मैं जाके नहीं रहूँगी, मुझे सरकार कोई आवास, क्योंकि जनता जो हजारों लोग आपसे मिलने आते हैं उनको अटेंड करने के लिए देंगी तो मैं वहाँ रहूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं रहूँगी। तो आज एक घर जिसमें रोज़ाना आपकी पब्लिक डीलिंग हो सकती है, सुबह सवेरे जब लोग आते हैं, वो मुझे दिया है, और मेरा घर सबके लिए खुला है। भाई आप सुबह कभी भी आइए, आकर के देखिए। केजरीवाल साहब के यहाँ तो कोई जा नहीं सकता था, पर दिल्ली की आपकी अपनी मुख्यमंत्री स्वाति मालीवाल उनसे मिलने, हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना कि वो जो था उसके अंदर जाना कितना खतरनाक था। पर मैं सभी, मेरे पास तो ना केवल दिल्ली के बल्कि दिल्ली एनसीआर से भी जब लोग आते हैं तो हमारा घर, हमारा ऑफिस, जहाँ पे कभी पिछली सरकारों के दौरान कोई जा नहीं सकता था, उन सब के लिए खुला है। मुख्यमंत्री आपकी है, मेरा समय आपका है, और मेरा घर भी आप ही का है। अब देखिए, जो आपके घर के बारे में 28 जून को पीडब्ल्यूडी का एक टेंडर जारी हुआ है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री का जो घर बनेगा उसमें 24 एसी होंगे, 5 स्मार्ट टीवी होंगे 9-9 लाख रुपए के, 3 बड़े झूमर लगेंगे, 115 लाइट्स लगेंगी, 23 सीलिंग फैन लगेंगे, 6 गीज़र होंगे, हाई क्वालिटी आरओ होगा, 10 फ्लड लाइट्स होंगी, एडवांस सीसीटीवी होगा और टॉप क्लास इंटरनेट। सर, मैं कल ही
अपने ऑफिस को शुरू कर रही हूँ, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, आप जरूर आइएगा। और ये सारी चीज़ें जो माननीय आम आदमी पार्टी के नेतागण कहते हैं उनको जरूर चेक कीजिएगा। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूँगी, वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिल्ली में लांघी, वो लोग जिन्होंने दिल्ली का इतना नुकसान किया और दिल्ली वालों ने फिर भी उनको 10 साल का इतना क्लियर कट मैंडेट दिया, और आज यदि वो आ करके दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहें, दिल्ली के लोगों को मिसगाइड करना चाहें, आज हमारे घर में मतलब जो लग रहा है उनके डोरमेट थे उतने के जितने का मेरा पूरा घर बन रहा है, उतने के उनके डोरमेट और पर्दे लगे हुए थे। तो आज वो ये कहें, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए तो उन्हें शोभा नहीं देता। तो इतना कहना चाहूँगी कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे थे। इस सियासत में तो चित भी उनकी, पट भी उनकी, हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं? तो बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है मेरा जीवन, कोई भी सुबह से लेकर शाम तक कहीं मुझे खोज सकते हैं। मैं कोई उनके जैसे खुफिया मीटिंग्स नहीं करती। मेरे पास में 100 मोबाइल्स का वो बेड़ा नहीं है कि आज पकड़े गए तो ये तोड़ वो तोड़। एक नंबर है सर, एक घर है, जनता कहेगी वहाँ रहूँगी, नहीं तो कहीं भी दिलों में रह लूँगी। आज भी सड़कों पे रहती। जनता में से सवाल और ले सकते हैं। ये जो केजरीवाल जी ने अपने टाइम पर जो एक शीश महल तैयार किया था और उसमें अच्छा खासा पैसा भी लगा है, अब आप उसका क्या करेंगे? सही है, ये करिए आपने महिलाओं वाली बात। बिल्कुल हमारी यही योजना है कि वो जनता का पैसा था जो वहाँ पे बर्बाद किया गया। कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसके लिए हम ऐसा निर्णय लें कि वो जो पैसा है वो फिर से खजाने में आए और उससे जनता के लाभ हो, काम हो। आप वहाँ अगर रह लेती तो कुछ नुकसान नहीं हो जाता? नींद नहीं आती मुझे। वो दिखाई देता है कि कैसे लोग त्रस्त हैं और केजरीवाल साहब यहीं पे रह करके मस्त थे। वो पर्दे भी नहीं खोलते थे, जनता की आवाज़ उनके कानों में नहीं आती थी। वो अपने घर की 4 दीवारी में बैठ के करते थे। मुझे तो आज भी उनकी पार्टी के भी एमएलए आके कहते हैं कि हमने ये सचिवालय कभी देखा ही नहीं कि यहाँ पे सीएम का ऑफिस भी है। तो आज वो सचिवालय, आज वो पूरे ऑफिसेस हजारों लोगों के आने जाने का रास्ता बन गए, जो ऐसे गलियारे थे जहाँ लोगों का आना जाना निषेध था। एक और प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो है आपने जो पाबंदी लगाई है पुरानी गाड़ियों पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, उनके पास उनकी ज़िंदगी की संपत्ति वो एक गाड़ी है। बूढ़े लोग हैं, कभी बैंक जाते हैं या पोस्ट ऑफिस जाते हैं, कभी हुआ तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब इस उम्र में वो कहाँ से नई गाड़ी खरीदेंगे और पुरानी गाड़ी को कहाँ स्क्रैप में बेचेंगे? रजत जी, दिल्ली का दुर्भाग्य यही है कि आज देश की राजधानी होने के बावजूद भी विश्व के मानचित्र में दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड सिटी घोषित कर दिया गया है। और यहाँ की पिछली सरकारों ने इस जिम्मेवारी को कभी नहीं निभाया कि दिल्ली में रहने वालों के लिए स्वच्छ हवा का प्रबंध करें, ऐसा कुछ काम करें कि जिससे पॉल्यूशन ख़त्म हो, कम हो। और सालों साल जब ये चीज़ें चलती रही, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, बजाय उसको ग्रीन कैपिटल बनना चाहिए था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में कोर्ट ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया, उसके बाद एनजीटी ने ऑर्डर करने शुरू कर दिए, उसके बाद CAQM ने अपनी किताबें खोल ली कि जी हम दिल्ली को ठीक करेंगे। सब ने अपने अपने ऑर्डर निकाल दिए। और ये जो ऑर्डर है कि 15 साल से पुरानी गाड़ी यदि आपकी है उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये सरकार का आदेश नहीं है, ये माननीय कोर्ट का आदेश है, एनजीटी का आदेश है, CAQM का आदेश है। और मैं खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, मैं खुद ये सोचती हूँ कि ये ठीक नहीं है। और मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से ये आश्वस्त करती हूँ कि उनकी सोच, उनका विज़न और उनके अधिकारों की बात हम खुद हर प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो एनजीटी हो और चाहे प्रशासन हो। हम दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब देखिए,
कितने सारे लोग हैं, लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 82 लाख रुपए की मर्सिडीज़ खरीदी थी, अब मुझे 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ रही है। किसने कहा कि मेरी एक गाड़ी थी जो सिर्फ 70,000 किलोमीटर चली है, मैंने तो चलाई नहीं गाड़ी और उसको मुझे बेचना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ऐसे हजारों केसेस हैं जो लोग आज भी, मेरे खुद पिताजी गाड़ी को रखते थे ओकेजनल कि हाँ भी किसी शादी ब्याह में जाएंगे तो चलाएंगे, और खुद स्कूटर पे जाते थे दफ्तर। तो ऐसे हजारों परिवार, मिडिल क्लास फैमिली है जो गाड़ी को ओकेजनली यूज़ करती है। और सही बात भी है, सरकारों की काम ना करने की वजह से जो आदेश दिया गया है उसका हर्जाना जनता को नहीं भुगतना होगा। और पैरामीटर्स हो सकते हैं, और ये कहाँ का न्याय है कि दिल्ली एनसीआर पेट्रोल दे सकता है और दिल्ली नहीं दे सकती, तो वो आधा किलोमीटर जाके बाहर से पेट्रोल नहीं ले लेगा क्या? सरकारों ने कभी इस मुद्दे को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। ये खुद की उनकी एक्सेप्टेंस है। ये खुद पिछली सरकार केजरीवाल साहब ने जो गाड़ियों को स्क्रैप करने का आदेश खुद बनाया, उन्होंने पिछले 1.5 साल से यहाँ स्क्रैप कर रहे थे वो गाड़ियों को, और ऐसे उठा के लेके जाते हैं जैसे कि बिल्कुल कोई रेड कर दी है, और वहाँ जाते हैं, उनकी गाड़ी उठाते हैं और अगले दिन पता चलता है स्क्रैप हो गई। ये दिल्ली की जनता के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। काम सरकारें नहीं करती थी और झेलना लोगों को पड़ता था, पर अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। दोनों चीजें करेंगे हम काम भी करेंगे जनता के हित में और अन्याय झेलने भी नहीं देंगे। आवाज उठाएंगे, बुलंदी से उठाएंगे। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, वो तो ये कह रही हैं कि 62 लाख गाड़ियां हैं जिनके ऊपर एक्शन होगा, जिनको बदलना पड़ेगा। तो बीजेपी वालों ने नई गाड़ियां बनाने वालों से अच्छा पैसा लिया है, जी हाँ, चंदा लिया है। ये जो दिमाग चलता है ना, ये उन्हीं का चलता था। वो सारा दिन बैठ के यही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, क्या करें। मतलब दे आर सच्चे गुड एक्टर, उनकी एक्टिंग का जवाब नहीं। वो केजरीवाल साहब 2 नंबर फालतू शर्ट का पहन के आना, 42 आता है तो 44 पहन लेना, फिर छोटे वो मुख्यमंत्री आतिशी जी डबल चेयर लगाना, मैं तो भरत हूँ, वो राम जी गए हैं बनवास पे, जेल से आएंगे। मतलब नहीं आता भाई, हमें नहीं आती ये सारी चीजें। आप जो कर सकते थे, ऐसा इतिहास बता दो कि यहाँ भी 2 कुर्सी लगा के मुख्यमंत्री बैठ रहा हो कि वो राम जी आएंगे जेल से तो फिर बैठेंगे। मतलब आप ये बातें कर रहे हैं, आपका किया धरा तो सब कुछ है। हम तो 4 महीने से आए जनाब। आपको जब बार बार कोर्ट लताड़ रहा था कि पॉल्यूशन पे काम कीजिए, पॉल्यूशन पे काम कीजिए, तब आपने कुछ किया नहीं। आपने केवल ऑड इवन करते रहे, जिससे पॉल्यूशन खत्म हो गया ऑड इवन से, तब लोगों को दिक्कतें आई। आज जब आपके किए हुए का हर्जाना जनता भुगत रही है तो आप ट्वीट कर करके जता रहे हो हो ये हो रहा है। पर मैं उनको फिर भी विश्वास दिलाती हूँ, चिंता मत कीजिए, दिल्ली की जनता की रक्षा करना हमारा दायित्व है और हम करेंगे। आप कह रही कि पॉल्यूशन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो कहते थे कि मैंने एक ऐसा केमिकल बनाया है, पराली पर डालेंगे तो खत्म हो जाएगी। मैं बताऊं आपको, मैंने जब बजट पढ़ना था तो मैंने पूछा भाई अधिकारियों को बुला के भी क्या क्या काम हुआ है। तो मैं कहा एक पराली बननी थी, वो क्या हुआ? वो केजरीवाल साहब ने बहुत गाना गाते थे टीवी पे, पराली की दवाई बना रहे हैं। कह रहे जी वो दवाई बन नहीं पाई। पर मैंने कहा उसका तो इतना प्रचार हुआ, कितना खर्चा आया था प्रचार पे? तो कह रहे जी वो 80 करोड़ रुपए आया था बस। मैं कहा तो वो दवाई बनी? कह रहे जी वो बन नहीं पाई। पर मतलब जो चीज बनी नहीं उसके लिए 80 करोड़ का खर्चा, जो काम हुआ नहीं उसके लिए। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है। एक शॉपिंग फेस्टिवल करने की योजना बनाई उन्होंने कि शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे, तो उसकी एडवर्टीजमेंट पे, मतलब उस शॉपिंग फेस्टिवल की एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया लगभग 27-28 करोड़ रुपए। बाद में मैंने देखा वो कब हुआ, कह रहे जी हो नहीं पाया। मतलब वो लोग बातें करेंगे सर, वो आप करने नहीं देते थे ना बीजेपी के लोग। हाँ, हम ही तो चतुर थे कि उनका शीश महल बनने देते थे और काम नहीं करने देते थे। हम उनको भ्रष्टाचार के शराब नीति बनने देते थे। एक के साथ एक फ्री हमने अलाउ करवाया था कि आप कीजिए, परंतु बाकी काम नहीं करने देते। जो वो करना चाहते थे वो सब कर लेते थे, और जो नहीं करना चाहते थे तो उसकी बॉल एलजी की तरफ, पीएम की तरफ और बाकी लोगों की तरफ कर देते थे। जैसे पॉल्यूशन के लिए वो कहते थे कि हम भी बादल बनवा के बारिश करवाना चाहते थे,
जिसको आर्टिफिशियल क्लाउड, जिसकी बात आज आपकी सरकार कर रही है, तो हमें तो करने नहीं दिया और ये खुद कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल, कि वो जो करना चाहते थे हमने बहुत सारी जगह रोका। हमने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए रोका, हमने दिल्ली की जनता की आशाओं का गला घोटने से रोका। जहाँ जहाँ वो भ्रष्टाचार करते थे उन सारे अड्डों पे छापे मारने का काम भी किया। तो दिल्ली की जनता के दर्द को समझते हुए हमने जो जब किया वो दिल्ली की जनता जानती है। और आपने भ्रष्टाचार करने के लिए कब क्या क्या किया वो भी जनता के सामने, तभी तो ये नतीजे आए हैं। नहीं तो क्या कारण था कि ये नतीजे आए? आपने स्कूलों में भ्रष्टाचार किया, आपने दवाइयों में भ्रष्टाचार किया, हॉस्पिटल्स में भ्रष्टाचार किया, हर जगह तो भ्रष्टाचार किया। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन रेखा गुप्ता के राज में जहां झुग्गी वहां मैदान। दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए आप, 27 साल उस सरकार ने राज किया, 15 साल कांग्रेस ने, 10 साल 12 साल केजरीवाल साहब ने, जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि गरीब गरीब बना रहे, उसको कभी कोई सुविधा ना दी जाए, कोई मकान ना दिया जाए। 50,000 फ्लैट बन के तैयार खड़े रहे, केंद्र सरकार ने बनाए कि भाई गरीब आदमी को दे दीजिए। वो खंडर हो गए, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, परंतु कभी गरीब को दिए नहीं। ये मोदी जी थे जिन्होंने कहा कि भी आपको झुग्गी के बदले मकान देंगे, बेहतर घर देंगे, और देना शुरू किया। आज जिन मकानों की बातें वो कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, जनता मुझे बताए कि जिन लोगों को मकान दे दिए गए हैं झुग्गियों को, क्या उनसे वो जगह खाली नहीं करवाएगी? जिस एजेंसी, जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, वो खाली कराएगी कि नहीं कराएगी? या फिर जो लोग रेलवे लाइन के बिल्कुल ट्रेन की पटरी के ऊपर बस गए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, सिग्नल दिखाई नहीं देता है, अगर उनको कोर्ट के ऑर्डर से, समन से हटाया जाने का आदेश हो तो क्या उनको हटाया नहीं जाएगा? आप दिल्ली की झुग्गियों को, झुग्गी वालों को बार बार डरा के, उनको मिसगाइड करके ये कहना चाहते हैं कि भाई आपका मकान टूट रहा है, जबकि ये पहली सरकार है जिसने लोगों को, झुग्गी वासियों को मकान देने की बात कही। और आज भी मैं अटल तरीके से कहना चाहती हूँ, झुग्गी वासी जो कि एक पैरामीटर है सर, मैं बताना चाहती हूँ, एक पैरामीटर 2015 में बना, जो खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया, कि भाई 2015 से पहले जो दिल्ली में आके बसे हैं लोग, उनको मकान दिए जाने चाहिए। ठीक, तो आज उस पैरामीटर के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनको मकान दिए जा रहे हैं। तो जो लोग उसमें बच गए, जो कि आप ही के लोगों का तय किया हुआ है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा भी मकान होना चाहिए। तो या तो हमारे पास दो तरीके हैं कि आपकी बनाई हुई पॉलिसी गलत थी, हम इस पॉलिसी को बदलें और ये कहें कि जो 2 महीने पहले आया है उसको भी मकान देंगे, तो जो टैक्स पेयर है वो हमसे पूछेगा कि मैं टैक्स दे रहा हूं और तुम लोग कल का आया हुआ व्यक्ति को भी दे रहे हो, 15 साल वाले को भी दे रहे हो और 40 साल वाले को, कहीं तो रुकना पड़ेगा। हम पूरी तरीके से, पारदर्शी तरीके से दिल्ली के हर वो व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसे बेहतर सुविधाएं, बेहतर मकान और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। उस गरीब का बच्चा भी अच्छे माहौल में पढ़े बढ़े, ये हमारी कोशिश है। किसी भी रूप में नाजायज किसी झुग्गी को तोड़ा ना जाए, यही हमारा आदेश है। रेखा जी, मैंने बहुत सारे गरीब लोगों के वीडियोस देखे हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, अशोक विहार के, वजीरपुर के। वो ये कह रहे हैं कि रात को 3 बजे डिमोलिशन हुआ, हमारी अगले दिन सुबह कोर्ट में डेट थी, हमें स्टे मिल सकता था, लेकिन उड़ा दिया। देखिए, आपने जिस जेलर वाले बाग झुग्गी की, अशोक विहार की बात की, एक 1675 मकान बना करके उन झुग्गी के निवासियों को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने चाबी दी, स्वाभिमान अपार्टमेंट में। उस झुग्गी में जितने परिवार रहते थे और जितने उसमें से एलिजिबल थे, उन सबको मकान दे दिए गए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते थे, ऐसे 200-250 परिवार बचे और उनको लगातार कोर्ट ने, लगातार लैंड ओनिंग एजेंसी डीडीए ने नोटिसेस दिए कि कृपया आप ये ज़मीन खाली कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को फ्लैट दिए जा चुके हैं, वो भी लाखों रुपए का फ्लैट एक एक व्यक्ति को, मतलब बिल्कुल ऐसे दे दिया गया कि भी आप इसमें रहिए आकर के। अगर उसके बाद में कुछ लोग उनको मिसगाइड करें और वो वहाँ से नहीं छोड़ना जाएं और एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है, तो इसमें बताइए उनको, इनको गलत कहें, उनको गलत कहें, कोर्ट को गलत कहें। कोर्ट में वो लोग गए, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप और हम? जिन लोगों को दिया जाना है, आज भी हम कह रहे हैं कि उनको दिया ही जाना है,
और हम सीरियसली उनके लिए एफर्ट कर रहे हैं। लगातार वो जो 50,000 मकान सरकार के द्वारा बनाए गए केंद्र के फंड से, उनको भी हम ठीक करा रहे हैं ताकि वो दिए जा सकें। नए मकानों की भी योजना बना रहे। कौन सी सरकार ने किया? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की आज की सरकार कर रही है। मैंने वो केजरीवाल का वीडियो देखा है जिसमें वो पब्लिक से कह रहे हैं कि 40 लाख झुग्गी वाले हैं दिल्ली में, अगर ये सारे सड़क पर आ गए तो रेखा गुप्ता को नानी याद आ जाएगी। नानी तो मुझे आ ही रही है याद। क्यों? क्योंकि केजरीवाल साहब जो दिल्ली छोड़ के गए हैं ना, वो इतनी उलझा के गए हैं। उन्होंने पूरी तरीके से ये तैयारी कर रखी है कि भाई दिल्ली को विकसित करा ही ना जा सके। जब तक वो रहे, ना उन्होंने पॉल्यूशन पे काम किया, ना उन्होंने कूड़े के पहाड़ पे किया, ना कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। केवल दिल्ली के लोगों को उन्होंने फ्री बीज दिखाई, पानी बिजली की बात करते रहे। एक फ्लाईओवर, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डेवलपमेंटल काम उनके द्वारा कभी दिल्ली में किया नहीं गया। आज जब मैं चीज़ों को देखती हूँ, इतनी उलझा करके आप बात करते हैं। आप कहिए ना उस व्यक्ति को कि भाई आपको जो मकान दिया जा रहा है वो उससे बेहतर सुविधा आपको क्या मिल सकेगी? आप चाहते हैं कि गरीब वहीं बसा रहे, उसके जीवन में कभी उजाला आए ही ना, और इसलिए आप उसको भड़काना चाहते हो। तो दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये झुग्गी में भी समझदार लोग रहते हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है और किसके साथ रहना है। तो केजरीवाल साहब, आप इनको कोशिश मत कीजिए और करके देख लीजिए कि 40 लाख लोग आपके लिए आते हैं क्या, उनको उनकी योजनाओं पे काम करने वाली, उनको सुविधा देने वाली सरकार के साथ आते हैं। वो तो ये कह रहे थे कि ये वही झुग्गी वाले हैं जिनके घर में चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता जाके रात को रहते थे, उनको अपना बताते थे, रात उनके घर में बिताते थे। अब वही झुग्गियाँ टूट रही हैं तो उनको बचाने कोई नहीं आ रहा। आज भी वही है। आप यदि 4 झुग्गी को दिल्ली की 675 क्लस्टर से कंपेयर करोगे तो जनाब नहीं हो सकता। आज पूरी दिल्ली में 675 क्लस्टर हैं। एक्शन कितने पे हुआ है? मात्र 4 पे। उसमें से 3 पे कोर्ट केस था और एक की लैंड ओनिंग एजेंसी जिसने उनको ऑलरेडी मकान दे दिए थे उसने खाली कराई। इन 4 के अलावा दिल्ली में किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप उस पे मतलब कुंभकर्ण जी हैं हमारे केजरीवाल साहब। 6 महीना पंजाब में राजनीति करते रहे, तब उनको दिल्ली की याद नहीं आई। उनको नहीं पता कि इन 4 महीने में दिल्ली कितना आगे बढ़ गई है। पर आज जैसे ही मौका लगा, चुनाव पंजाब का खत्म हुआ तो तुरंत कूद के आ गए और फिर कह रहे हैं झुग्गी वालों की बात करने लगे। फिर उनकी बात, अरे इतने साल आप रहे, आपको सरकार चलाने का पूरा मौका मिला, क्या एक भी झुग्गी वाले को आपने मकान दिया? अब मुझे बताइए, कोई झुग्गी वाला आके कहे कि मुझे केजरीवाल सरकार ने मकान दिया? एक भी नहीं मिलेगा सर। आज की सरकार लाखों लोगों को मकान देने की योजना बना रही है और सीरियसली उस पर काम कर रही है। आप ये कह रही हैं कि दिल्ली में जो लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं उनको आपकी सरकार, केंद्र सरकार पक्के मकान देगी और जहां झुग्गी हैं वहीं मकान देगी? 100%। देखिए, ये सालों का बैकलॉग है, समय जरूर लगेगा, पर निश्चिंत होकर के आपको कहीं कोई नहीं टोक रहा है। आप अपनी जगह पे रहिए। उल्टा पहली बार हमारी सरकार ने वो काम किया जो कभी किसी ने नहीं किया। 700 करोड़ रुपए का बजट मैंने रखा इसमें कि झुग्गियों के डेवलपमेंट के लिए। 700 करोड़ रुपए किस लिए? कि उनकी नाली, खड़ंजा, शौचालय, स्नानघर, आज भी झुग्गियों में खुले में नहाती हैं महिलाएं। आज भी उनको टॉयलेट जाने के लिए गंदे शौचालय यूज करने पड़ते हैं। कभी चिंता नहीं की, माफ कीजिएगा, ना केजरीवाल साहब ने, ना उससे पिछली सरकार ने। लेकिन वो सब लोग वोट तो केजरीवाल जी को ही देते हैं। देखिए, आपका बच्चा, उसे नहीं मालूम कि सही है कि क्या गलत है, आपको ही सिखाना पड़ता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मेरे जो माँ बाप हैं वही मेरे लिए सही सोच रहे हैं। तो सही सोचने वाली, सही काम करने वाले पार्टियां उनको कभी मिली ही नहीं। आज जब वो देखते हैं कि मेरी गली बन रही है, मेरा शौचालय बन रहा है, मेरे बच्चों के लिए पार्क बन रहा है, स्कूल खड़ा हो रहा है, तब उन्हें महसूस होता है कि इससे पहले मैं किस अंधकार में था, कभी मेरे लिए किसी ने कुछ किया क्यों नहीं। आज जो फैसिलिटी मुझे मिल रही है पहले क्यों नहीं मिली। आज यदि 700 करोड़ रुपए सरकार बजट में रख सकती है, काम कर सकती है, तो पहले की सरकार उन्होंने क्यों नहीं किया। ये बात तो उनको भी समझ में आती है। जनता में से सवाल ले लेते हैं। केजरीवाल जी ने अपने दफ्तर में भीमराव अंबेडकर जी की और भगत सिंह की फ़ोटो लगा रखी थी, वो आपने हटवा दी थी और उसी पर आतिशी जी ने प्रोटेस्ट किया था, तो ये क्या सच है? देखिए, ये जो पार्टी है ना, ये आंदोलन की पार्टी है।
आंदोलन से निकली, रामलीला मैदान से। जब खुद सरकार में थे तो भी धरने पे बैठते थे। मुख्यमंत्री होके केजरीवाल साहब और जल मंत्री होके आतिशी जी धरने पे बैठी, दुनिया ने देखा। तो ये तो शुरू से विपक्ष की पार्टी रही है। तो अब जैसे ही उन्होंने देखा कि अब ये लोग सत्ता में आ गए और हम विपक्ष में क्या करें, अब धरना तो देना है। अब ऑफिस मेरा, मुझे तय करना है कि मुझे तस्वीर सामने लगानी है कि पीछे लगानी है। मेरी पीठ के पीछे बाबा साहब की फ़ोटो, भगत सिंह की फ़ोटो, मैंने वो तस्वीर को यहाँ करके इधर लगा दिया अपनी दीवार पे। अरे मुख्यमंत्री ने फ़ोटो हटा दी। फिर वो मैंने उन सबको बुलाया, आइए आप, कमरे में बिठा के चाय पिलाई। मैं कहा मैडम फ़ोटो इधर नहीं है, इधर है। अच्छा फ़ोटो यहाँ लग गई। मैं कहा तो मुझे लगता है कि सामने रहनी चाहिए ताकि प्रणाम कर लूँ, तो इसमें कोई तकलीफ़ है क्या? ओहो हो। फिर मेरे कमरे में से उठ के बाहर गई, फिर से तख्ती उठाई, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। वो तस्वीर कल भी वही थी, आज भी वही है, सब कुछ वैसा ही है। पर ये आपकी श्रद्धा है कि किसको आप पीठ दिखा के बैठते हैं और किसको सामने रख के बैठते हैं, ये तो आपका। लेकिन ये कि कुछ भी हो, आतिशी जी आपको याद आती रहती हैं। वो मुझे आए ना आए उनको मैं बहुत याद आती हूँ। वो सारा दिन एक सर्वेलेंस कैमरा लगा के मेरे ऊपर बैठती हैं, आज रेखा कहाँ गई, अब क्या कर रही हैं। फिर मुझे सुबह याद करती है आपने इस घटना पे ट्वीट नहीं किया, फिर मैं ट्वीट करती हूँ। फिर वो मुझे याद दिलाती हैं कि आप वहाँ नहीं गए, फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। फिर वो कहती है ये करना था ना, आपको ये देना था, हाँ अभी देते हैं। तो वो शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं और जितना मैं अपना नहीं रखती उससे ज़्यादा वो मेरा रखती हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। यहाँ एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर इल्जामात और सवालात का एक और काम ना भी करते पर कम से कम सिस्टम को उलझाते तो ना, दिल्ली को बर्बाद करने की दिशा में धक्का तो ना देते जो उन्होंने किया। आपकी बातें सुन के मुझे वो पुराना गाना याद आ रहा है, न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आरोप है कि ये पिछली सरकार के अच्छे कामों को रोक रही हैं। अब बड़ी शिकायत है केजरीवाल जी को। अब जैसे रिसेंटली उन्होंने कहा कि हमने तो यमुना की सफाई की थी, यमुना जी के बुरे हालात, पहले अमोनिया झाग जो 3-4 दिन दिखाई देता था, अब वो जहर हर रोज दिखाई देता है। ऐसी सरकार चला रही है रेखा जी। एक सरकार जिसको अच्छा खासा कार्यकाल मिला, 10 साल पूरे भरे भरे टेन्योर, यहाँ तक कि 12 साल का लगभग टेन्योर मिला। आपने पहले दिन से कहा कि बस मैं यूं यमुना जी साफ कर दूंगा। फिर आपने 5 साल बाद कहा कि नहीं अभी तो नहीं किया, बस एक बार और मौका दीजिए, अगली बार कर दूंगा। फिर जब आप अगली बार आई तो फिर कहा नहीं हो नहीं पाया, वो मुझसे रह गया, पर अगली बार जरूर कर दूंगा। एक सरकार ये। दूसरी सरकार जिसको आए हुए मात्र 4 महीने हुए, पूरी समस्या क्या है, समाधान क्या है, करना क्या है, ये चीज़ें समझते हुए मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट लेके सबको समझाना चाहती हूँ। यमुना जी जो यमुनोत्री से शुरू होती है, प्रयागराज पे ख़त्म होती है, लगभग 1400 किलोमीटर का पूरा यमुना जी का स्ट्रेच है। उसमें से 48 किलोमीटर दिल्ली में से होके गुजरता है। आज जहाँ यमुना जी दिल्ली में से गुजरती है उसमें फ्रेश वाटर नहीं आता, जितना पानी आता है वो सारा का सारा पीने के लिए रोक लिया जाता है। क्या जाता है नदी में? जो 200 नाले दिल्ली भर में चल रहे हैं, बड़े बड़े नाले, नजफगढ़ नाला, शादरा नाला, वो सब यमुना जी में गिर जाते हैं। यूं के यूं गंदगी भरे हुए, सिल्ट भरे हुए, कूड़ा मलबा सब यमुना जी में गिरता था। कभी उस सरकार ने काम नहीं किया। हमने आने के बाद कि ये यमुना जी साफ कैसे होगी, तो ध्यान में आया कि सबसे पहले इन नालों को टैप करना होगा। इन नालों को आप रोक करके साफ करके उसका बीओडी लेवल ठीक करें, तब यमुना जी में छोड़ें। पता किया तो 38 जो एसटीपी प्लांट थे उनमें से 22 डीपीसीसी की गाइडलाइन और उसके स्टैंडर्ड पे खरे ही नहीं उतरते थे, वो चलते ही नहीं थे। आपका रोज लगभग 3800 mld वो आपका सिल्ट आपके नालों में से निकलता है,
प्रोसेस 1000-1200 भी नहीं हो पाता है, पूरा का पूरा नदी में चला जाता है। आज सरकार ने आते ही सबसे पहले उन सारे नालों की टैपिंग की योजना बनाई, उनके ऊपर एसटीपी जो पुराने बने हुए थे 38, उनको अपडेटेड और अपग्रेडेड करने के लिए काम किया। फिर नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी, क्योंकि जब तक आप उन नालों को सुधारोगे नहीं, उसका पानी साफ नहीं होगा, तब तक आप यमुना जी को साफ नहीं कर सकते। आज दिल्ली में इतने सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जिनका फ्लुएंट जो निकलता है उस पर कोई टैपिंग नहीं है, कोई उनके लिए ऐसे वो नहीं बने हुए एसटीपी जिस पे कि उसका जो फ्लुएंट है वो ठीक हो गए। उसमें इतना केमिकल मिला हुआ है जो नदी में गिरता है तो झाग बनता है। उन सबको टैप करने का काम हम कर रहे हैं। आज जो हरियाणा की तरफ से फैक्ट्रीज़ का जो फ्लुएंट आता है उसको टैप करने के लिए हमने हरियाणा से बात करी। पूरी तरीके से यमुना जी में गिरने वाला 1 लीटर पानी भी स्वच्छ होकर उसके अंदर आए, इसकी पूरी कार्य योजना बना करके 9000 करोड़ का बजट हमने इस साल रखा है और लगातार स्टेप बाय स्टेप उसमें काम। एक दिन का काम नहीं है। मुझसे आप जैसे सीनियर रिपोर्टर जब पूछते हैं कि कब तक हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलती उनकी तरह, मुझे मालूम है काम मुश्किल है, पर मैंने कहा ना हमारा काम करने का तरीका, उसमें जिन एक्सपर्ट्स को हमें इन्वॉल्व करना था, जिन टेक्नोलॉजीज़ को लेना चाहिए था, वो सारा काम इन 4 महीनों के दौरान हमने एक एक क्षण उस पर काम किया, 1 मिनट भी हमने उसकी वेस्ट नहीं की। और समय के चलते चलते वो सारी चीज़ें ठीक हो, दुरुस्त हो। वो 1700 कॉलोनियाँ आपकी जो दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी है जिसमें सीवर लाइनें है ही नहीं, उन सब में सीवर लाइनें डले, इसके लिए हमने काम शुरू किया। वो झुग्गियाँ जो कि बिना सीवर लाइन के चल रही हैं, उनका सीवेज जाके सीधा नाले से जुड़ता है, नाला जाके यमुना जी में करता है, उनको ठीक करने के लिए वहाँ सीवर लाइन डालना, वहाँ पाइपलाइन डालना, ये सारे काम अब सरकार कर रही है। और उसमें जितना सॉलिड वेस्ट है, जितना आपका मलबा पड़ा हुआ था यमुना फ्लड्स में, उसको हटाने का, उसका ई फ्लो के लिए हम हरियाणा से बात करने हैं, उत्तर प्रदेश से बात करना कि यमुना जी में ई फ्लो बढ़े। हर फ्रंट पे सरकार लड़ाई लड़ रही है। और मैं, ये अतिशयोक्ति नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर व्यक्ति को जो चिंता है यमुना सफाई की, वो चिंता हमारी उससे कहीं गुना ज़्यादा है। और हम लोग ईमानदारी से उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे दिल्ली को वो साफ यमुना, अविरल यमुना दिखाई देनी शुरू होगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। लेकिन आपको ध्यान होगा केजरीवाल जी ने तो कहा था कि यमुना की सफाई से कोई वोट नहीं मिलते। वो तो पता चल गया उनको। उनकी आस्था तो इलेक्शन के साथ साथ बदल जाती है। जब इलेक्शन जो आता है उसी तरीके से हो जाते हैं वो। हम वो लोग नहीं हैं। यदि हमारी आस्था माँ यमुना से जुड़ी है तो वो जुड़ी है। इलेक्शन हो ना हो, वोट मिले ना मिले, यदि हम सब भारतीयों की एक इच्छा है कि माँ यमुना अपने अविरल रूप में दिल्ली में बहे, तो उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। एक और उनकी शिकायत है, आपने मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर दिया। वो आतिशी ने कहा कि वहाँ इलाज, दवाई, टेस्ट सब कुछ फ्री मिलता था। देखिए, ये तो आप दिल्ली की जनता से पूछिए। ढोंग और आडंबर की वो सरकार, उसको प्रोपोगंडा करने का जो तरीका मालूम था, बेचने का तरीका कि पब्लिसिटी कैसे होती है। बताया ना, काम इतना सा होता तो पब्लिसिटी इतनी होती थी। मोहल्ला क्लिनिक क्या था? सड़क किनारे नालों के ऊपर एक पोटा केबिन लगा दिया, वहाँ पे एक ऐसा डॉक्टर बिठाया जिसको ये कहा गया कि भाई पर पेशेंट 40 रुपये मिलेंगे तुझे। तो आप बताइए, वो डॉक्टर मरीज ठीक करेगा कि पेशेंट की लाइन लगाएगा? फिर वो उसमें भ्रष्टाचार, उसमें घपला कि एक दिन में मैंने जी 500 पेशेंट अटेंड किए, उसके हिसाब से मुझे पेमेंट दिया जाए। ना जहाँ दवाई थी, ना जहाँ वैक्सीनेशन था, उसका क्या कंपैरिजन है आरोग्य मंदिर से? आरोग्य मंदिर आपका फुल फ्लेज प्राइमरी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, जिसके अंदर मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, आपकी नर्सिंग स्टाफ, वो सब लोग होते हैं। वहाँ पे दवाई आपको मिलेगी, वहाँ आपको वैक्सीनेशन मिलेगी, आपको वहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको वहाँ फर्स्ट एड मिलेगी, यहाँ तक कि वहाँ पे टेस्टिंग्स के लिए भी पूरा प्रोविज़न है। हर चीज़ वहाँ पे फैमिली प्लानिंग के जो वो है वो भी उनको जनता को दी जाता है। तो एक प्राइमरी सेक्टर की हेल्थ केयर आपको आरोग्य मंदिर से मिल रही है और वो ऐसी सुविधा है। आज दिल्ली में हमने 1100 से अधिक आरोग्य मंदिर बनाने की जो काम शुरू किया है, जिसमें कि लगभग 100 आरोग्य मंदिर अब इस समय तक हम दिल्ली में बना चुके हैं। वो दिल्ली की जनता के लिए केंद्र सरकार का दिया हुआ वो आशीर्वाद है जिससे कि आपको बहुत बड़ा सुकून मिलने वाला है।
मोहल्ला क्लिनिक तो एक फ्रॉड था। दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक करके उनके पैसे का दुरुपयोग करना, और जिसमें फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज आरोग्य मंदिर जहाँ जहाँ खुले हैं, लोग खुश हैं, उन्हें महसूस होता है कि आज सही मायने में उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। आप जाके कभी सुपरवाइज भी करते हैं, देखती हैं कि जो आरोग्य मंदिर आपने खोला है वो वाकई में ठीक से काम कर रहा है? मुझे काम ही यही है कि दिल्ली की जनता की प्रतिनिधि 24/7 की उनकी मुख्यमंत्री कभी आपको आरोग्य मंदिर पे दिखाई देगी, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी नाले के ऊपर खड़ी हुई। तो जनता के लिए जो काम हमने सोचे हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, हम लगातार चेक करते हैं। मैं भी, मेरे मंत्री भी और हमारे विधायक भी। एक दावा उनका यह है कि जो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी थे, उन्होंने देश में एक बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल तैयार किया था, दिल्ली के स्कूलों की हालत सुधार दी थी और ऐसी सुधारी थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी चर्चा होती थी। जिस एजुकेशन मॉडल की बात वो करते थे कि जी एजुकेशन मॉडल पूरे विश्व में दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार के टोटल स्कूल 16 लाख बच्चे हैं, स्कूल हैं 799। उन 799 में से केवल 253 पक्की बिल्डिंग है, बाकी आज भी सेमी फिनिश बिल्डिंग में रह रहे हैं या टिन शेड में रह रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है, जिसको वो पढ़ी लिखी सरकार कहती थी कि हमारा एजुकेशन मॉडल विश्व में सबसे ऊंचा है। अब देखिए, और उसमें से भी कितने बड़े घोटाले किए। बाथरूम को भी क्लासरूम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और एक एक क्लासरूम पे 40 लाख का खर्चा, 50 लाख का, एक क्लासरूम पे इतना करोड़ों का खर्चा। तभी तो सीएजी रिपोर्ट आई, तभी तो आज उनके सब लोग जेल हो के आए। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार शायद ही दिल्ली के इतिहास में किसी सरकार ने किया हो। कि अमेरिका में तारीफ हो रही थी ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही तो मैनेजमेंट उनको आती है, पढ़ी लिखी सरकार को, कहाँ क्या छपाना है, क्या दिखाना है, कैसे दिखना है और क्या चीज़ छिपानी है, सब पता था उन्हें। इसलिए उनके मॉडल को तो हम फॉलो नहीं कर सकते। हम तो दिल्ली के लिए वो कर सकते हैं जो दिल्ली की बेहतरी। तो दिल्ली के स्कूलों के लिए क्या मॉडल है आपका? मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल इस कदर बेहतरीन हमें करने होंगे कि आज पेरेंट्स अपने बच्चे को बजाय प्राइवेट स्कूल की लाइनों में खड़े होकर उनसे रिक्वेस्ट करने की बजाय दिल्ली के उस सरकारी स्कूल में आकर के पढ़ाने की इच्छा रखें, जहां उनको बेहतरीन एजुकेशन मिले, अपडेटेड करिकुलम मिले और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जहां वो बच्चा compete कर सके, ऐसी तैयारी मिले। उनकी स्मार्ट क्लासेस हों, उनकी लाइब्रेरी, उनकी लैब्स, हर चीज़ उसे वो मिले जो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को मिलती है। तभी हम अपने बच्चों को उस तरीके से तैयार कर पाएंगे जो पूरे विश्व में। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों को सपोर्ट कर रही हैं, उनको मनमानी फीस पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। रजत जी, दिल्ली में जो एजुकेशन चल रही थी, खासकर ये प्राइवेट स्कूल, ये दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 से गवर्न थे और उस एक्ट को जानते बूझते हुए भी कभी किसी पुरानी सरकार ने उसमें चेंज करने की कोशिश नहीं की। आज भी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस पे कि उनकी फीस रोकी जाए या मनमाने तरीके से वो ना बढ़ा पाएं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई इम्प्लीकेशन नहीं थी। पहली बार कोई सरकार आई है जिसने इतना दम रखा कि एक्ट लेके आए कि ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से फीस नहीं बढ़ाएंगे। अगर कोई भी प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए, कैसे उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, कैसे उसमें टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, पहली बार कोई कानून बना है दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलराइज करने के लिए। इससे पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया, पहली बार शिकंजा कसा गया उन स्कूलों पे। आज वो लोग रो रहे हैं कि आपने हमारे स्कूलों को इस कदर वो कर दिया है कि हम अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पा रहे। पिछली सरकार ने कभी नहीं किया, केवल नौटंकी। उसके अलावा कोई भी ऐसा आप बताइए कि कोई एक उन्होंने कानून बनाया हो कि हाँ दिल्ली की जनता के हित में कुछ किया हो, नहीं किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब भी दिल्ली में बारिश होएगी तो क्या फिर से मिंटो ब्रिज डूबेगा और बसें डूबेंगी? आपकी चिंता जायज़ है बच्चे। दिल्ली में हर बार बारिश में मिंटो ब्रिज भी डूबता रहा है
अखबार के फ्रंट पेज पे वो फ़ोटो हमने बचपन से देखी कि वो मिंटो ब्रिज है और उसमें बिल्कुल 75-80% तक बस डूब गई। और मैं बताऊं, इस 4 महीने में उस मिंटो ब्रिज पे मैं कम से कम 5-6 बार गई कि वो मिंटो ब्रिज इस बार नहीं डूबना चाहिए। पहली बार गई, वहाँ की समस्या समझी, उन्होंने कहा पंप लगा देते हैं। भगवान ने भी बीच बीच में ट्रायल बारिश दे दी, तो ट्रायल हुआ तो पता चला कि वो काम नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी ऑटोमेटिक लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिक भी अगली बारिश में डूब गया। तो फिर कहा जी एक काम करते हैं कि 3 बार का वो पंप ऑपरेटर लगा देते हैं, तो वो पाइप फट गया, फिर पाइप को ठीक कराया और उसके बाद से 3 बारिश और आ चुकी हैं, मिंटो ब्रिज नहीं भरा। तो मैं ये समझती हूँ कि जब जनप्रतिनिधि इतने सिंसियर हो जाएं और समस्या के पीछे पड़ जाएं तो समाधान निकल ही आता है, तो दिल्ली को समाधान मिलेगा। एक और सवाल ले सकते हैं जी। मैम, दिल्ली के व्यापारी को ऐसा लगता है कि सरकार उसको सपोर्ट नहीं करती, वो उपेक्षित महसूस करता है। दिल्ली के जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनकी हालत ख़राब है, ये कब तक चलता रहेगा? दिल्ली में क्या है, मल्टीपल एजेंसी सिस्टम है। कहीं दिल्ली सरकार है, कहीं नगर निगम है, कहीं PWD है, कहीं NDMC है, कहीं DSIDC। हर जगह पे ये एजेंसियों का इस तरीके से गुच्छा बना हुआ है कि आप काम उलझे हुए हैं। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जिन्होंने इन उलझनों को सुलझाने के लिए काम किया, और एक बहुत बड़ा काम जो दिल्ली के इतिहास में ना कभी इससे पहले किसी ने सोचा और ना कभी करने की हिम्मत रखी, कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए हमने पुलिस विभाग से लाइसेंसिंग को हटाया और आज पूरी तरीके से जितने स्थानीय निकाय केवल और केवल एक एजेंसी रखी कि आपको लाइसेंस वो देंगी। ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा काम हुआ और व्यापारी आज खुश है। पहली बार दिल्ली सरकार ने ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड बनाया है, जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट रहते हुए उनके साथ मिल करके कैसे काम होगा। पहली बार दिल्ली में जो फैक्ट्री लाइसेंस होते थे उसको MCD भी देती थी, दिल्ली सरकार भी देती थी। पहली बार ये काम होने जा रहा है कि आप MCD को वहाँ से हटा के केवल अगर DSIDC है तो दिल्ली सरकार केवल आपको एक सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीज़ों पे काम करते हुए हम व्यापारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि बेहतर सुविधाएं दिल्ली में व्यापारियों को मिल सके। आप सनातनी हैं, धर्म रक्षक हैं, लेकिन आपके शासनकाल में गौ माता की दुर्दशा क्यों? दिल्ली की सड़कों पर कचरा खाने को मजबूर क्यों है गौ माता? आपके पास क्या प्लान है गौ माता के वेलफेयर के लिए? ये सच में बड़ा तकलीफ़दायक विषय है, और हर वो काम जो हमारी गौ माता को सड़कों पे निसहाय घूमने के लिए रोकने के लिए होना चाहिए, वो आज की सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। मैंने जो सबसे पहला कदम उठाया, दिल्ली में जो गौशालाएं सरकार की ग्रांट से चलती हैं, सालों से पिछली सरकारों ने उनकी ग्रांट दी नहीं थी, पहले दिन ही आकर के हमने उन सारी की सारी गौशालाओं का करोड़ों रुपए जो बकाया था वो रिलीज़ किया ताकि वो गौशालाएं दुरुस्त होकर चल सके। पहली चीज़, दिल्ली में नई गौशालाएं बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए वो काम हमने शुरू कराया। तीसरी चीज़, वो डेयरी वाले लोग जो दूध तो यहाँ दोते हैं, उसके बाद गायों को छोड़ देते हैं कि जाइए सड़क पर, ऐसे सभी डेयरी वालों को केवल स्ट्रिक्टनेस नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस भी करके वो अलग एक तरीका है, उनको बुला के मैंने बात की कि आपको बताइए क्या तकलीफ़ है, आप क्यों शहर के बीचों बीच यहाँ रहते हैं और उसके बाद अपना गोवंश को सड़कों पे छोड़ते हैं। उन्होंने बताया कि सालों से जो डेयरियाँ हमारी चल रही हैं उनमें सुविधाएं हैं ही नहीं, ना वहाँ गोबर गैस प्लांट है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ सीवेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम है, तो हम कैसे जाएं मैडम। और मैं सही बताऊं, उनकी समस्याएं भी जेन्युइन थी। आज वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए डेयरी कॉलोनियों के लिए, उन सब कामों को करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है ताकि वो डेयरी कॉलोनी जो शहर के बीचों बीच रह रही है उनको वहाँ भेज करके सभी गायों को वहाँ भेजा जाए, एक तरीका। जो सड़कों पे गायें घूम रही है उनको गौशाला पहुँचाने का काम, और गौशाला पहुँचाने के लिए उनको ग्रांट दी कि भी आप इन्हें संभालिए। और तीसरा स्ट्रिक्टनेस कि जो भी ये काम करेगा, आप गायें अगर सड़क पे छोड़ेंगे
तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे आपका वो प्रेमिसेस सील किया जाएगा या आपका बिजली काट दिया जाएगा। गाय को हम सड़क पे घूमने के लिए नहीं छोड़ सकते। उनकी तकलीफ़, वो पन्नियाँ खा के जो गायें मर रही हैं या एक्सीडेंट में उनको टक्कर लग जाती है, कभी गाय को किसी व्हीकल से टक्कर लगती है, कभी गाय से किसी को टक्कर लगती है, ये अब दिल्ली में हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। मैं देखिए जिस भी सब्जेक्ट पर बात करता हूँ या लोग पूछते हैं, चाहे गाय है, एजुकेशन है, पॉल्यूशन है, बहुत काम छोड़ा है आपके लिए। मैंने कहा ना, मैं इसीलिए उनको रोज़ याद करती हूँ कि इतना केवल काम छोड़ा होता तो दिक्कत नहीं थी रजत जी, काम को उलझा के छोड़ा है उन्होंने। इस कदर सारी चीज़ों को उलझा दिया कि वो, अब छोटा सा विषय बताती हूँ। दिल्ली सरकार में जो सेल्फ डिफेंस वाले लोग हैं उनकी आवश्यकता थी 500 की, महाराज जी ने 25,000 अपॉइंट कर लिए। 25,000 लोग सरकार में बिठा दिए। उनको बीच बीच में उन्होंने काम दे दिया ऑड इवन का, कभी वो रेड लाइट पे खड़े कर देते थे कि बत्ती बंद रखिए, उनको लाखों रुपए देते रहते थे, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने इसी भ्रष्टाचार में निपटा दिए। एक व्यक्ति केवल जिसका काम तख्ती पकड़ना है उसको दिन का 1,000 रुपया मिल रहा है। 30,000 रुपये ये इंजीनियर लोग नहीं ले रहे हैं, वो तख्ती पकड़ने वाला लेता था। और जब कोर्ट के आदेश हुए कि ये आप गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हुए, तो वो सब निकाल दिए। अब निकाल दिए तो वो 20-25 हज़ार लोग रोज घूमते हैं। हमारा क्या होगा जी, हमारा क्या होगा जी। वो बस मार्शल जो बसों में थे, आज इलेक्ट्रॉनिक बसेस आ गई जिसमें कैमरा भी है, पैनिक बटन भी है, सब कुछ है। मार्शल की जरूरत नहीं है, वो मार्शल घूमते हैं रोज। हमारा क्या होगा जी, हमारा क्या होगा जी। इतने सालों तक एक भी परमानेंट एम्प्लॉय लगाया नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट पे चलता रहा। पहली बार सरकार ने इस 15-20 साल के शासनकाल के बाद परमानेंट जॉब क्रिएट करी। हम अभी 6 तारीख को 1500 नर्सिस को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। अब वो परमानेंट नर्सिस आ गई तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाली थी वो कह रही है हमारा क्या होगा जी। तो जो ऐसी वाली समस्याएं मेरे लिए छोड़ के गए हैं, मेरे लिए वो थोड़ा ज़्यादा तकलीफदायक है कि भाई काम करते तो, काम ना भी करते पर कम से कम सिस्टम को उलझाते तो ना, दिल्ली को बर्बाद करने की दिशा में धक्का तो ना देते जो उन्होंने किया। आपकी बातें सुन के मुझे वो पुराना गाना याद आ रहा है, न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। दिल्ली के केजरीवाल को दिल्ली खोज रही है, वो तिहाड़ जेल खोज रही है भाई। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर इल्जाम है कि ये केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई हैं। अब देखिए, घूम फिर के बात उन्हीं पर आ जाती है। वो कह रहे हैं कि 25 साल मुझे गालियां दे के बीजेपी पावर में आई है, अब तो बख्श दो, अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो कोसना बंद कर दो। मैं पीछे नहीं पड़ी। दिल्ली के केजरीवाल को दिल्ली खोज रही है, वो तिहाड़ जेल खोज रही है भाई। अब आपकी सरकार के एक मंत्री कह रहे थे कि केजरीवाल डिप्रेशन में चले गए हैं। वो कह रहे हैं मैं तो पंजाब चला गया हूं। देखिए, पर उनके साथियों ने, क्योंकि जैसे ही दिल्ली की सत्ता खत्म हुई वो डिप्रेशन में गए तो क्या करें, तो पंजाब ले गए, फिर वहाँ उनको हेलीकॉप्टर के 4 चक्कर लगवाए, देखो अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड, बेटर। फिर उनको वो अभी भी देखो फोटो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई, गाड़ी ली, मुख्यमंत्री को सेंटर उसमें से खड़ा होना चाहिए था, मुख्यमंत्री खिड़की पे लटका हुआ था वो गेट पकड़ के गाड़ी का, और केजरीवाल साहब बीच में खड़े हुए थे। तो उनको फील गुड कराने के लिए, उनको डिप्रेशन में से निकालने के लिए, कोई बात नहीं, सत्ता चली गई, पंजाब भी आप ही का है, चिंता मत करिए, इंजॉय यार। उनको मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले दिए जा रहे हैं, उनको बड़े सारे खर्चे किए जा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप पंजाब के हैं कौन? आपके ऊपर
पंजाब सरकार के मद में इतना पैसा खर्च हो रहा है। आप तो गए, वो सारे भ्रष्टाचारी ऑफिसर जो आपके साथ थे, वो सिसोदिया साहब भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं। हर व्यक्ति जो दिल्ली को बर्बाद करने का बड़ा कल्प्रिट था, आज जाके पंजाब में अड्डा बनाए हुए। आज उनसे पंजाब सवाल पूछ रहा है। और आप उनको चेक करने पंजाब चली गई? मैं लेने गई थी, मैं उन्हें लेने गई थी सर, कि दिल्ली में इतना कुछ जो आप छोड़ के गए। रोज रिपोर्टें खुलती हैं सीएजी की, रोज आपको पुकारा जाता है, तो आप यहीं रहिए ना। इतना भी क्या सत्ता से मोह कि जरा सी छूटी और आप निकल लिए ऐसे। आपने तो कह दिया कि ये पंजाब का खून चूसने वहां चले गए हैं। कर ही रहे हैं ना। आज जो पंजाब को इतने फाइनेंशियल डेफिसिट में उसको ले गए हैं, आज वहाँ का सारा डेवलपमेंट रुक गया। आज भी पंजाब जिस तरीके से नशे की गिरफ्त में है, आज जो वायदे उन्होंने पंजाब के किए एक भी पूरा नहीं किया, और सुपर सीएम बन करके वहाँ के लोकल लोगों को काम ना करने देना, तो ये पंजाब के लिए ठीक नहीं। आप कह रही हैं नशे की गिरफ्त में है, वो तो कह रहे हैं कि बहुत ड्रग्स को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने विक्रमजीत सिंह मजीठिया को पकड़ा, जेल में डाल दिया, लेकिन जो दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की सरकार है वो उनकी मदद नहीं कर रही। वही दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की सरकार को तो पहले भी कोसते रहते थे, ये पुलिस मुझे दे दो, ये मुझे कर दो, ऐसे ही बोलते थे वो। उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है ये उनकी सरकार तय करती थी। वो काम वाली सरकार नहीं थी, दाम वाली सरकार थी। तो जिसमें दाम आता है वो काम होता है, जो नहीं होता वो कह देते हैं कि वो नहीं करने दे रहा। तो ये तयशुदा साजिशें वो रचते हैं, उसका प्लॉट बनाते हैं, कहानी गढ़ते हैं, और फिर वो प्रेजेंट करते हैं जनता के आगे। तो पंजाब में भी चैन से नहीं रहने देंगे आप उन्हें? देश की जनता सुकून में रहे, इसलिए केजरीवाल साहब को चेक करते रहना पड़ता है कि वो कहाँ है। पब्लिक से केजरीवाल जी और रेखा गुप्ता में क्या फर्क है? फर्क साफ है। वो जो करते थे कभी जनता से मिलते नहीं थे। आज दिल्ली के पास 24/7 किसी भी समय मिलने वाली मुख्यमंत्री है। वो शीश महल में रहते थे, पर्दे बंद रखते थे, अधिकारियों में टेरर रखते थे। आज अधिकारियों की मित्र बनके उनको सुनना और जनता की साथी बनके उनके लिए काम करना, ये फ़र्क है दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैम, कांग्रेस का नेता कहते हैं कि बीजेपी में जहरीले भाषा बोलने वालों को प्रमोट करते हैं, ये सच है मैम? देखिए, जहरीली भाषा तो केजरीवाल से ज़्यादा कभी किसी ने बोली नहीं होगी, जो देश के प्रधानमंत्री को भी उल्टा सीधा बोले, जो इतना घमंड में आ जाए, जो कहे कि भी दिल्ली में जीतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, जो जनप्रतिनिधि होके जनता के रहमो करम पे चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बन के ऐसी भाषा करे। और जब ये कांग्रेस और मिल जाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, कभी मिल के लड़ेंगे, कभी अलग होके लड़ेंगे, ये मुसेरे भाई हैं। आप समझ रहे हैं? आपने राहुल गांधी को रावण से कंपेयर कर दिया था, प्रियंका को शूर्पणखा से कंपेयर कर दिया था, ये 2019 की बात। अभी आप बोलोगे केजरीवाल को कुंभकर्ण से कर दिया, मैं तो अब वो 6 महीने वहाँ रहते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर दिल्ली आते हैं, फिर जाके किसी और राज्य में सो जाते हैं, तो कुंभकर्ण जैसे ही हुए ना। तो अब आप अगली बार कहना कि आपने कुंभकर्ण से कर दिया, क्या करें सर, हमारे पास ऐसा ही सिस्टम है। कहीं ना कहीं तो कंपेयर करके लोगों को समझ में आती है वो बात कि क्या चीज़ हो रही है। अब जो देश के लिए गलत कर रहा है, समाज के लिए गलत कर रहा है, वो रावण जैसा ही होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाए, फिर अचानक से उठ के आए, फिर कहे मैं तो दिल्ली से कितना जुड़ा हुआ हूँ, तो वो कुंभकर्ण जैसा ही हुआ। इतना काम आपके पास है, लेकिन नज़र सब पर रखती हैं आप। अब दिल्ली की जनता ने दिल्ली शहर की केयर टेकिंग मेरे पास दी है, तो नज़र भी रखनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, वक्त भी निकालना पड़ेगा। तो एक सेवक का यही काम है कि अपने घर की पूरी सुरक्षा करे और उसमें रहने वाली जनता को पूरी सेवा दे।
क्या आप फिल्में देखती हैं, और फिल्में देखती हैं तो आपको पसंदीदा एक्टर कौन सा है, और एक पसंदीदा गाना आपका जो आपको पसंद है? मैं बहुत फिल्में देखती थी, मतलब इतनी देखती थी, आप लोगों ने तो वो वीसीआर वाला टाइम नहीं देखा। कौन कौन वीसीआर वाले? तो जब वीसीआर किराए पे लाते थे ना, रात को 3 पिक्चरें मैं 3 देखती थी, और कई बार तो चौथी भी लाके रखती थी कि फटाफट फॉरवर्ड करके वो भी देख लो। पर वो समय गया, धीरे धीरे समाज के साथ जुड़ना हुआ यहाँ पर। आज भी मुझे अच्छा लगता है मूवी देखना, जब कभी रिलैक्स फील होता है तो लगता है कि पिक्चर देखनी चाहिए। और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ समाज में ऐसी आती है जिनको देख करके सच में आपके अंदर की वो भावनाएं जगती है। जैसे केसरी पिक्चर देखी तो क्या आनंद आया, 3 इडियट बड़ी अच्छी पिक्चर मुझे लगी। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं जिनको देख करके लगता है कि एक तो आप रिफ़्रेश होते, और देश के लिए करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए आपके अंदर जज्बा जो है वो और गहरा हो जाता है। उन्होंने पूछा था कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है और गाना? ये भूल गई मैं। अब वो नाली खड़ंजा वो ही याद रहता है, गाना कम याद आता है। पर एक गाना बड़ा प्यारा है, तेरी मिट्टी में मिल जावा मैं गुलबन। रेखा जी, हमने आपसे हर विषय पर सवाल पूछे, दिल्ली से जुड़े हर सब्जेक्ट पर, और मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि 5 महीने में आपने हर सब्जेक्ट पर महारत हासिल कर ली है। हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी है, हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज ऋचा अनिरुद्ध का फैसला आज के मुकदमे पर। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज ऋचा अनिरुद्ध के फैसले का। रेखा जी, ज़मीनी नेता हैं आप, हाजिर जवाब हैं, जनता की नब्ज़ आप बखूबी पहचानती हैं, और अच्छी बात है कि मुस्कुराते हुए बात करती हैं, और उम्मीद है मुस्कुराते हुए ही काम करती होंगी। आपको दिल्ली की हॉट सीट पर बैठे बहुत कम समय हुआ है, लेकिन आपसे दिल्ली की जनता को अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। आज रेखा जी ने हर सवाल का जवाब बिना गोलमोल किए स्पष्ट तौर पर दिया। अपने सभी फैसलों पर आप एकदम अनअपोलोजेटिक दिखी हैं। अच्छी बात है कि बड़े बड़े वादे नहीं कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता वादों से त्रस्त हो चुकी है। आज अदालत में रेखा जी के जवाब दिलचस्प रहे, और ये पता चला कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, आगे आपके काम आएगा, क्योंकि आपकी आगे की राह आसान नहीं है, बहुत चुनौतियां हैं आपके सामने। अदालत उन्हें सभी आरोपों से बरी करती है और भविष्य की चुनौतियों और कार्यों के लिए शुभकामनाएं देती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि रेखा गुप्ता इसी तरह से दिल्ली की जनता की भावनाओं का आदर करती रहेंगी, दिल्ली के लोगों की सेवा करती रहेंगी, और दिल्ली का ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसमें से रास्ते निकालकर दिल्ली को दुनिया की एक बड़ी राजधानी, एक भव्य राजधानी बनाएंगी, ये उम्मीद है। मेरी मुलाकात आपसे होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए